हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। और क्लास 10 में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन से एक सवाल जो है 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे, इसका सिर्फ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स को, जो जरूरी चीज़ें हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले वो जानेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, आइए। तो देखिए, जो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें इस चैप्टर का नाम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो उसमें इसमें कुछ अलग पढ़ेंगे, वही जो अलग है वही चीज़ को हम समझना है आराम से। जैसे कि कोई ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है जहाँ पे कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, फिर बेस, और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आधार, बेस, और हाइपोटेनस यानी कि विकर्ण होता है। ठीक, तो इसमें जो है आधार जो है सबसे नीचे होता है, जो सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, उसको आधार बोलते हैं। यानी कि कोई भी बिल्डिंग या फिर जब घर बनता है तो नीचे से काम नीचे से स्टार्ट होता है। पहले बेस बनाते हैं, उसका आधार डेवलप करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आधार, जिसपे कोई जो है घर पूरा खड़ा रहता है, जिसपे उसका सारा भार टिका हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर नीचे है, फ्लैट सोया हुआ है, तो ये हो गया आधार, और उस पर पी क्यू जो है लंब यानी कि परपेंडिकुलर जो खड़ी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब। ये हो गया हम लोग का आधार। जब लंब और आधार पता चल गया तो बचा क्या, जो तीसरा भुजा बचा है यहाँ पे, वो हो गया विकर्ण। ठीक है, यानी कि ये हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें जो है एक पॉइंट होता है कि थीटा, यहाँ पे जो हम लोग कोण जब मापते हैं, जो यहाँ पे एंगल जब मापते हैं हम लोग थीटा से क्या करते हैं, कोई भी एंगल को मापते हैं तो उसको थीटा से हम लोग सूचित करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा से मापते नहीं, डिग्री से मापते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये थीटा जो है, जब थीटा बदलता है तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो है बेस कोण होगा, परपेंडिकुलर कोण होगा, या फिर बेस या परपेंडिकुलर कोण होगा, वो थीटा पे डिपेंड करता है टोटली। यानी कि थीटा अगर बदलता है तो किसी भी ट्रायंगल का जो है बेस परपेंडिकुलर जो है वो बदल जाएगा। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस जो है वही रहेगा। जैसे ये सारे जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल्स है ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, ये है एस टी यू, कोई भी नाम ले लें। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो इसमें देखिए कि राइट एंगल जो यहाँ पे बनता है उसके जो सामने होगा, अपोजिट में जो साइड होगा, जो भुजा होगी, वो विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने टी यू, ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा एच। फिर यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट में ये साइड है BC, तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसके अपोजिट में ये साइड है, भुजा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक, अब थीटा पे ध्यान देखने वाला है, बात ये है कि ध्यान से कि थीटा जब चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलता है। ठीक है, तो थीटा से एक बात याद रखें, दो बार, थीटा से जो साइड यानी कि जो भुजा सटी हुई रहती है वो आधार होती है, बेस होता है, और जो थीटा
थीटा से जो भुजा सटी हुई यानी कि थीटा के जो सामने रहता है, जो थीटा के अपोजिट में रहता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर अभी थीटा यहाँ पे थीटा एंगल आर पे है, तो इसके सामने अपोजिट में जो साइड रहेगी, जो भुजा रहेगी, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, है ना। और थीटा से जो भुजा सटी हुई, कौन सी सटी हुई है, क्यू आर, तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और ये विकर्ण तो रहेगा ही रहेगा, जो 90 के अपोजिट में रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के अपोजिट में ये विकर्ण हो गया। अभी मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर है, थीटा इस जगह पे है, तो थीटा से सटी हुई कौन सी भुजा है, विकर्ण को छोड़ के, तो ये एस यू सटी हुई, तो ये एस यू क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड है, जो भुजा रहती है, वो हो जाते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी, ठीक है। उसी तरह से अगर अभी थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के साथ सटा हुआ कौन भुजा है, बी, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक। थीटा के अपोजिट में जो भुजा है परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, तो थीटा से सटी हुई कौन सी भुजा है, एफ डी, बेस। थीटा का अपोजिट में कौन सी साइड है, डी ई, परपेंडिकुलर पी, ठीक है। तो अभी देखिए थीटा जब बदल जाएगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थीटा बदल जाता है, थीटा को हम लोग जो है एंगल आर पे नहीं रखते हैं, थीटा को हम लोग भेज दिए हैं एंगल पी के पास। तो थीटा से कौन सी भुजा सटी हुई है, पी क्यू, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा कि थीटा वो जो नीचे है वो आधार होगा यानी कि बेस होगा। यही जो है चीज़ जो हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन 10 में यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो थीटा से जो भुजा सटी हुई बेस हो गया, और थीटा के अपोजिट में जो भुजा है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ध्यान दिए यहाँ पे जो हाइपोटेनियस ये था पी आर, तो वो बदला नहीं, बदला। यहाँ पर भी अगर थीटा को हम लोग बदल देते हैं, थीटा आ गया यहाँ पे, तो ठीक है। तो थीटा से सटा हुआ कौन सा भुजा है, एस टी है, तो ये हो जाएगा हम लोग का बेस। और थीटा का अपोजिट में ये है, तो ये देखिए पहले बेस था, अब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर पी हो गया। अभी देखिए थीटा को जब बदल दे रहे हैं, थीटा को बदल दे रहे हैं, थीटा यहाँ ये नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो देखिए हाइपोटेनियस ये तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन थीटा से सटा हुआ कौन सा भुजा है, साइड एसी है, तो ये परपेंडिकुलर न होकर के ये बेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी जो पहले बेस था, तो थीटा के अपोजिट में अभी जो है ये है, तो ये बेस हट के क्या हो जाएगा, बेस से चेंज होकर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो ये देख के समझ में आया कि थीटा जब चेंज हो रहा है, थीटा बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, बेस हमारा चेंज हो रहा है और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, बट हाइपोटेनियस जो है विकर्ण जैसे का वैसे ही रहता है। तो ये तो समझ गए। आगे अब हम लोग को जानना है, इस बात को ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से बनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं, जैसे कि साइन, इसकी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 होते हैं। तो इसमें जो है एक 3 जो है, तीनों किसी के अपोजिट होता है, तो वो इसको हम लोग इसीलिए इसके नीचे लिख दिए। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। फिर उसी तरह से कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट, और कोट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी जो है राइट एंगल है, ठीक है। तो इसमें अभी अगर मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का लंब बटा विकर्ण,
यानी कि परपेंडिकुलर P बाय हाइपोटेन्यूस H, ठीक है। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे विकर्ण, यानी कि आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, विकर्ण को H से, हाइपोटेन्यूस H, ठीक है। फिर उसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब को P से डिनोट करते हैं हम लोग, आधार को B से, तो ये हो गया। तभी हम लोग जानेंगे इसका अपोजिट जो है साइन, ठीक है। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है वहां पे बताएं, कोसेक थीटा। तो ये देखिए ये है लंब बटा विकर्ण, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसको बस उल्टा कर देना, विकर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ये P बाई H था तो क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा ये देखिए आधार बटा विकर्ण है तो हो जाएगा विकर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा। उसी तरह से टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हम लोग का क्या है, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि P बाई B है तो ये हो जाएगा B बाय P। तो ये सब भी याद रखना है। कोई इसको याद रखने का तरीका, ये सिर्फ 3 को याद रखने का तरीका इसे बताएं, बहुत सारे टीचर पहले बता चुके हैं, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे भी चाहे याद रख सकते हैं, पर ये देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा विकर्ण होता है, फिर आधार बटे विकर्ण, एक लंब पार हो गया तो बचा कौन, आधार, तो आधार बटे विकर्ण, विकर्ण नीचे का नीचे ही रहेगा। बस टेन में, टेन का कैसे याद रखना है, टेन का इजी है याद रखना। टेन हम लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि ऐसे कौन खड़ा है यहाँ पे, लंब है, और ऐसे सोया कौन है, आधार है। तो टेन को जब लिखते हैं इस तरह से तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार, तो टेन थीटा बराबर होता है ये लंब और ये आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ये मेरा ट्रिक, इसको हम ऐसे याद रखते हैं। बाकी ये दोनों जो है, पहला को तो याद रखना ही है, लंब बटा विकर्ण होता है, तो दूसरा बचा आधार, आधार बटा विकर्ण हो गए, तो ठीक है। तो ये हो गया, इसको याद, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो बेसिक्स जो भी रहता है वो सब जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो सारे चीजों को आप ध्यान से देखिए। अभी जो अब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है बस आपको एक लाइन लग रहा है, ये जो है आपको बस एक लाइन लग रहा है, क्योंकि ये एक लाइन है ही। तो इस चैप्टर में है, एक लाइन का जो मतलब होता है ये है किसी आदमी का हाइट, हाइट ऑफ ए मैन, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए मीनार, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, या फिर बिल्डिंग की ऊंचाई है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई रस्सी है, कोई पोल है, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से, बिजली का खंभा है, सबको हम लोग इसी तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये एक ऊपर में जो है, यहाँ पे इतने हाइट पे जो है एक कोई पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये हो गया आदमी, यहाँ इसका हाइट है। तो वहाँ से जब कोई आदमी इसको देखेगा, अपनी आँख से ऊपर से देखेगा, ठीक है, तो यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये जो लाइन है इससे क्या कर रहा है, उससे वो देख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा, जिससे कि कोई दृश्य देख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। यानी कि ये है हम लोग का लाइन ऑफ साइट। क्या है, लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब इसका हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ये हॉरिजेंटल। तो ये क्या है, क्षैतिज, ये क्या हो गया हम लोग का क्षैतिज, यानी कि हॉरिजेंटल लेवल। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लेवल, यानी कि क्षैतिज, जो कि हॉरिजेंटल रहता है
लैंड के साथ, जमीन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये देख रहा है तो किधर देख रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है किधर देख रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए जो है इसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब ये एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है कोई उठा हुआ भाग। एलिवेशन का मतलब होता है कोई ऊंचा भाग, ऊंचा भाग उठा हुआ ऊपर की ओर। तो ये देखिए, ये तो ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब याद ध्यान रखें, एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेटर क्या समझते हैं, एलिवेटर ऊपर ले जाता है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, लिफ्ट को ही बोलते हैं एलिवेटर। तो ठीक है, एलिवेटर क्या करता है, ऊपर ले जाने का काम करता है। तो ऊपर जब देख रहे हैं हम लोग, तो ये एंगल किधर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊ से ऊपर यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई आदमी अभी ऊपर है, ये एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई आदमी है। अब नीचे यहाँ पे जो है सड़क है, और सड़क पे कोई कार जा रही है, ठीक है, कोई कार जा रही है। तो ये आदमी जो है इसको नीचे देखेगा, तो देख रहा है कहाँ से, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यानी कि क्षैतिज। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, इस लाइन से देख रहा है, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल्स क्या करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर भी। तो ये जो एंगल है ये किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ये एंगल नीचे की ओर देख रहा है। यानी कि जब हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो नमन करते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, नीचे की ओर देखना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या, अवनमन कोण, क्योंकि ये नीचे देख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में कोई आदमी रहता है तो क्या करता है, आराम से चुपचाप नीचे बैठ के झुक के देखते रहता है, सोचता ही रहता है। तो इसलिए रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखिएगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की ओर देखेगा एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि वो एंगल जो है नीचे की ओर देखेगा, उसका मुंह नीचे की ओर खुला रहेगा। एंगल ऑफ ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब एक आता है, हम लोग जो है उसका कुछ कुछ वैल्यूज याद करना होता है, जो अलग अलग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंगल से जो एंगल को हम लोग ज़्यादातर जो है यूज करते हैं इंजीनियरिंग में भी या फिर किसी में भी ज़्यादातर यूज किया जाता है, वो सारे एंगल्स में जो है इंपॉर्टेंट एंगल में है, उस एंगल्स में क्या करेंगे हम लोग जो है इसका वैल्यूज याद रखेंगे। कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सेन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये सबका वैल्यूज याद रखना है। इसे यहाँ पे मान लेते हैं एंगल ए है, इसका 0 डिग्री पे वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो सब का वैल्यू जो हम लोग को याद रखना है। तो ये याद रखने का ट्रिक जो है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, बस आराम से देखना है, ठीक है। साइन ए, ठीक, पहले साइन ए का देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कॉस ए, फिर देखेंगे टेन ए, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं। तो साइन ए का जब वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 यानी कि हाफ, इसका होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब कॉस ए का देखिए कैसे लेंगे, ध्यान दे, ये इसको क्या करना, उठा के इधर से इधर रखते जाना है, अपने आप हो जाए। जैसे 1 है उसका लास्ट, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट पे ले आना है, इधर √3/2 वहाँ पे है तो उसको सेकंड लास्ट में है तो इसको सेकंड में ले आना है, ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे ले आना है, ये यहाँ है तो इसको यहाँ पे ले जाना है, और ये 0 यहाँ है तो इसको वहाँ पे ले जाना है। तो ये समझ में आए, उठा के बस पटक देना है, इधर से वहाँ से किप किए यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब 10 का है, 10 का क्या होता है, 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो याद आपको रखना है सिर्फ साइन का और 10 का, बाकी अपने आप हो जाएगा। साइन का याद हो गया तो कॉस का कैसे उठा के रख देना है, और इसको आप बार बार लिखेंगे, ज़्यादा नहीं 4-5 बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो 10 0 का 0 होता है, 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 10 45 का 1 होता है, 10 60 का होता है √3, और 10 90 का होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित,
ठीक है। अब ये अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात आप लोग को समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए 0/1 है, इसको हम लोग 0 वैल्यू रखते हैं, और अगर 1/0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, यानी कि जो डिफाइन नहीं है अभी तक। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है। तो हम लोग को क्या करना है, ये इसका उल्टा होता है, यानी कि 0 का उल्टा क्या, जैसे 9 है, 9 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/9। ठीक है, तो उसी तरह 0 है, 0 का उल्टा वो क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए वहाँ पे 1/0 को लिखते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं, इसको आप लोग अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ठीक, और यहाँ पे 1/2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/9 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 9/1 यानी कि 9। तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा? ये 2। ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2। ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/√3। यार ये 1 है तो 1 का अपोजिट 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/1, यानी कि 1 का अपोजिट 1 ही होगा। ठीक है, फिर ये था कोसेक ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेक ए। ठीक है, सेक ए यानी कि कॉस का उल्टा। तो 1 का उल्टा भी हम लोग देखें 1 होता है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। √3/2 का हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का हो जाएगा √2। फिर यहाँ पे देखो 1/2 का हो जाएगा 2, और ये 0 का अपोजिट 1/0, और 1/0 को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, जो जिसका वैल्यू अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो फिर है एक बचा हम लोग का tan के बाद cot थीटा, यानी कि cot ए। ठीक है, तो tan का अपोजिट क्या होता है? cot। तो 0/0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए tan 30 क्या है? 1/√3, तो ये उसका 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? √3, क्योंकि √3/1 कर देंगे। 1/√3 है तो √3/1, और √3/1 के कुछ नहीं तो √3 ही होता है। फिर यहाँ 1 का अपोजिट तो होता है 1 ही। ठीक है, और ये रहा ये √3 है, √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/√3। और यहाँ पे क्या है? अपरिभाषित। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपरिभाषित किसको लिखते हैं हम लोग? 1/0 को। तो 1/0 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1, और 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये हो गया हम लोग का सारा। तो इसको आप लोग बस 4 बार लिखिए, याद हो जाएगा आराम से, समझ के, देख के छापना नहीं है, दिमाग में बैठाइए कि इसको ऐसे लिखना है, इसको उतारना है, वैसे सिर्फ साइन को tan को याद रखना है, बाकी सबको इस तरह से पैटर्न में एक लिखना है। तो अगर इसको पैटर्न वाइज आपको समझ कर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग इसका प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा 0/1 है तो 1/0 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड या परिभाषित। और 1/0 है तो इसका अपोजिट क्या करेंगे? 0/1, तो उसको 0 होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, पढ़िए आराम से।